हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मतलब ये आपका इंडिया 32 107 और 109 इन शॉर्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। हमने पार्ट वन डिस्कस कर लिया था। पार्ट वन में हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन डिस्कस कर ली थी, जिसके पार्ट्स होते हैं फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल लायबिलिटी, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। फिर हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि फाइनेंशियल एसेट्स में मतलब हमने पूरी टेबल भी डिस्कस कर ली थी। ठीक है, हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि जो भी हम इंटरेस्ट कमाएंगे फाइनेंशियल एसेट्स से, वो भी पीएनएल में रिकॉग्नाइज होगा। अगर हम फाइनेंशियल लायबिलिटी और कुछ भी इंटरेस्ट और डिविडेंड पे करेंगे तो वो भी पीएनएल में रिकॉग्नाइज होगा। और अगर हम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में इंटरेस्ट और डिविडेंड देंगे तो हम और मतलब अगर हम फाइनेंशियल लायबिलिटी में डेफिनेटली इक्विटी और इंस्ट्रूमेंट में देंगे, इक्विटी और इक्विटी के केस में ही देंगे इंटरेस्ट और डिविडेंड, तो देंगे तो रिटेन अर्निंग से डायरेक्टली एडजस्ट होगा। ये पूरी टेबल भी हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, और फिर हमने मेथड्स डिस्कस किए थे। तो तीन टाइप के मेथड डिस्कस किए थे: अमोर्टाइजेशन कॉस्ट मेथड, और एफ बी टी ओ सी आई, और एफ बी टी पी एल। ठीक है, तो हमने जो ठीक है, मेजोरिटी बेसिस पे अभी हमने जो डिस्कस किया था ओवरऑल, वो अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड डिस्कस किया था हमने। ठीक है, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड उसमें दो टाइप डिस्कस किए थे हमने। एक तो एट द मार्केट टर्म्स, ठीक है, और एक होता है ऑफ द मार्केट टर्म्स। तो दोनों हमने एग्जाम्पल भी डिस्कस किए थे। ठीक है, जर्नल एंट्रीज भी डिस्कस की थी। अब हम आते हैं दूसरे मेथड पे, वो है आपका एफ वी टी ओ सी आई। ठीक है, एफ वी टी ओ सी आई मेथड है। इसमें लिखा हुआ है गाइस, अंडर दिस मेथड, वन सेकेंड। ठीक है, सो अंडर दिस मेथड एंटिटी शेल डू अकाउंटिंग एज फॉलोज। ठीक है, सेम एज एसीएम, एसीएम की तरह ही रहेगा इसमें भी। बट ऑन ईच बैलेंस शीट डेट फाइनेंशियल एसेट जो होगी वो आपकी फेयर वैल्यू पे दिखाई जाएगी। ठीक है, उसमें तो ये होता था अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड पे, जब एट द मार्केट टर्म्स होता था तो उसमें फेयर मतलब जो भी अमाउंट गिवन या अमाउंट रिसीव होता था उसी पे हम अपना रिकॉग्नाइज कर देते थे। तो एफ बी टी ओ सी आई में भी हम उसी टर्म उसी में रिकॉग्नाइज करेंगे। लेकिन एट द टाइम ऑफ जो भी हमारी रिपोर्टिंग पीरियड है, कि उसकी जो भी एंड डेट है, मतलब जो भी 31 मार्च जितनी बार भी आएगा, ठीक है, तो हम उसमें ना फेयर वैल्यू देखेंगे। ठीक है, तो फेयर वैल्यू हम रिकॉग्नाइज करेंगे। तो इसलिए डिफरेंस बिटवीन द कैरिंग अमाउंट एसी बिटवीन एसीएम एंड फेयर वैल्यू रिकॉग्नाइज फेयर वैल्यू गेन। ठीक है, तो उसे फेयर वैल्यू गेन कहेंगे, और वो जो रिकॉर्ड होगी वो ओसीआई में रिकॉर्ड होगी, मतलब ओसीआई ही डेबिट और क्रेडिट होगा। ठीक है, मान लीजिए कि हमारा 94,000 आ रहा है। ठीक है, 94,000 के बाद जब हमने फर्स्ट ईयर में देखा तो उसमें इंटरेस्ट आ गई होगी और एक्चुअल पेमेंट माइनस हो गया होता है, तो जो भी क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है हम देखेंगे भाई कि उसकी फेयर वैल्यू क्या है मार्केट में। ठीक है, तो वैसे भी हमारे एफ बी टी ओ सी आई में हमारा हमने भी डिस्कस किया था। अगर हम यहाँ पर भी देखें एफ बी टी ओ सी आई में, ठीक है, तो हमने एफ बी टी ओ सी आई में डिस्कस किया था कि हम बीच में आप बेच सकते हैं शेयर्स को। ठीक है, तो हमने कहा था इसमें बीच में हम बेच सकते हैं शेयर्स को, लोग हमारा इक्विटी शेयर्स भी हो सकता है जो हम बीच में बेच सकते हैं, है ना। तो हम फेयर वैल्यू पे उसको हर रिपोर्टिंग पीरियड के फेयर वैल्यू पे उसे रिकॉर्ड करेंगे। सेकंड, ठीक है, तो बैलेंसेस इन फेयर वैल्यू रिजर्व जो भी होगा, ठीक है, फेयर वैल्यू वो हमें दी होगी क्वेश्चन में। अगर नहीं दी है फेयर वैल्यू क्वेश्चन में, ठीक है, फेयर वैल्यू गेन और लॉस रिकॉग्नाइज हो जाएगा जो भी फेयर वैल्यू दी हुई है। अगर नहीं दी तो हम क्या करेंगे, जो भी आपके आउटफ्लोज हैं, ठीक है, तो आउटफ्लोज को आप पीवी करोगे। पीवी करने पर आपके, मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में खड़े हो तो फर्स्ट ईयर के बाद के जो भी आउटफ्लोज हैं या इनफ्लोज हैं आप उस पर पीवी निकालोगे। ठीक है, जो भी मार्केट परसेंटेज है, मार्केट में जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं उससे पीवी निकालोगे, तो वो आपकी फेयर वैल्यू कहलाएगी। तो वो जो फेयर वैल्यू आ रही है वो, या फिर कैरिंग वैल्यू, ठीक है, तो उन दोनों में जितना भी डिफरेंस है, मान लीजिए कि हमारी फेयर वैल्यू आ रही है 10,000 रुपये और हमारा एसीएम एसीएम के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 9,800 रुपीज़। तो 200 रुपये का फर्क है, तो 200 रुपये जो है वो वैल्यू गेन और लॉस ओसीआई में चला जाएगा। ओसीआई वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट हो जाएगा फाइनेंशियल एसेट्स के केस में। और लाइबिलिटी के केस में अ, यहाँ पे ना लाइबिलिटी, सॉरी सॉरी, यहाँ पे ना फेयर वैल्यू थ्रू कॉम्प्रहेंसिव इनकम में लाइबिलिटी नहीं आती है, इसमें एसेट्स ही ये काउंट करता है, लाइबिलिटी काउंट नहीं करता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो एफ बी टी ओ सी आई के केस में कभी भी फाइनेंशियल लाइबिलिटी कंसिडर नहीं होती है। ठीक है, बैलेंस इन फेयर वैल्यू रिजर्व अवेलेबली रिक्लासिफाइड टू पेंडल ऑन सच सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट। जब भी जैसे ही हमारी जो भी हमारा फेयर वैल्यू रिजर्व पड़ा हुआ है जो हम क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है, हर रिपोर्टिंग पीरियड पे,
ठीक है, तो हर रिपोर्टिंग पीरियड में जो भी हम करते जा रहे हैं वो कैसे खत्म होगा, वो ऐसे खत्म होगा कि जैसे ही उस फाइनेंशियल एसेट्स की सेल होगी, ठीक है, तो वो क्या होगा, पी एंड एल में उसको हम क्रेडिट कर देंगे। बट इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी शेयर शोन एंड एफवीटीओ से अंडर इररिवोकेबल ऑप्शन, फेयर वैल्यू रिजर्व ऑन द सेल ऑफ सच इन्वेस्टमेंट विल बी ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग। अगर इक्विटी शेयर्स का केस है तो उस केस में रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है गाइस, तो ये था। अब हमारा आता है एफवीटीपीएल। एफवीटीपीएल में हमने कहा था कि दो चीज़ें जनरली मेजर होती है, एक तो है आपकी डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, और दूसरा था आपका इक्विटी शेयर्स जो ट्रेडिंग पर्पज के लिए यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो अंडर दिस मेथड एंटिटी शेल डू काउंटिंग एज फॉलो। एंटिटी शेल रिकॉग्नाइज फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू। ठीक है, इसमें भी फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटी कवर है। फेयर वैल्यू पे हम उसे रिकॉग्नाइज करेंगे। डिविडेंड जो होगा वो कूपन रेट पे डायरेक्टली पी एंड एल में उसको हम, ठीक है, दिखाएंगे। इनकम दिखाएंगे अगर एसेट्स है, लायबिलिटी एक्सपेंस दिखाएंगे अगर लायबिलिटी है तो। ठीक है, ईच ईयर में जो भी डिफरेंस आता है फेयर वैल्यू में, ठीक है, जो भी डिफरेंस आएगा फेयर वैल्यू और एट विच इट वाज प्रीवियसली रिकॉर्डेड, ठीक है, रिकॉग्नाइज फेयर वैल्यू गेन और लॉस, तो उसको फेयर वैल्यू गेन और लॉस करेंगे पी एंड एल में ही। ट्रांजेक्शन कॉस्ट नॉट एडेड और डिडक्टेड फ्रॉम फेयर वैल्यू इनिशियल रिकग्निशन फाइनेंशियल एसेट्स फाइनेंशियल लायबिलिटी। जो भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो फेयर वैल्यू से डिडक्ट नहीं होगी, बल्कि डायरेक्टली हम उसे इनिशियल लेवल पे ही रिकॉग्नाइज कर देंगे, एक्सपेंस ऑफ कर देंगे पी एंड एल में। ठीक है गाइस, अब आता है हमारा कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि आपका वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के भी फीचर होते हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटी के भी फीचर होते हैं। ठीक है, तो स्टेप टू बी फॉलो टू सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अलोकेट टोटल प्रोसीजर इन्वेस्टमेंट इश्यू प्राइस एंड इनिशियल रिकग्निशन। ठीक है, इसमें दो कंपोनेंट में बांट देंगे क्योंकि इसमें दोनों के फीचर हैं, तो दोनों कंपोनेंट में बांटना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास इनरिडीमेबल प्रेफरेंशियल इनरिडीमेबल डिबेंचर से विद मैंडेटरी इंटरेस्ट। तो मैंडेटरी इंटरेस्ट क्या कंपोनेंट हो गया आपका, फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गया। तो क्योंकि वो फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गया तो उसका हम लोग पीवी करेंगे। ठीक है, जो भी मार्केट रेट है उससे पीवी करेंगे, और पीवी करेंगे तो फेयर वैल्यू पे लेकर आएंगे। अब पता चला, अब मान लीजिए 10,000 रुपये है, 10,000 का डिबेंचर हमने रिडीमेबल इरेडीमेबल डिबेंचर इशू किया है विद मैंडेटरी इंटरेस्ट। तो उस केस में क्या होगा कि क्योंकि हमारा जो मैंडेटरी इंटरेस्ट है उसका हम पीवी निकालेंगे, है ना, तो जो भी हमारा 10,000 में से उसका पीवी निकल के आता है 4,000 रुपये। तो 4,000, 10,000 में से 4,000 माइनस करेंगे, बाकी का जो होगा वो इक्विटी होगा। तो एंट्री क्या पास करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि 10,000 रुपये आए, टू, ठीक है, टू सी एफ आई डेट और टू सी एफ आई इक्विटी। तो जैसे इसमें भी लिखा हुआ है, द पीवी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो इज द नेचर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्काउंटेड यूजिंग मार्केट इंटरेस्ट एंड सिमिलर इंस्ट्रूमेंट। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कंपोनेंट बैलेंसिंग फिगर होगी, टोटल पीसी माइनस इश्यू प्राइस फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपोनेंट। ठीक है, तो कैश फ्लो इन द नेचर ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी मींस इंटरेस्ट और डिविडेंड अगेंस्ट पेमेंट इन कैश, मैंडेटरी रिडेम्पशन अमाउंट, रिडेमेबल इन कैश एंड कन्वर्टेबल एट द ऑप्शन ऑफ होल्डर। ठीक है, दो केसेस है, इसी केस में हम फाइनेंशियल लायबिलिटी मानेंगे। ठीक है, फिर स्टेप टू है अलोकेट ट्रांजेक्शन कॉस्ट इफ एनी ऑन कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टू फाइनेंशियल लायबिलिटी इन इक्विटी कंपोनेंट द रेशियो ऑफ देयर अमाउंट एज कैलकुलेटेड इन द अबव स्टेप वन। फिर हम क्या करेंगे गाइस, हम जो भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट आ रही है हमारी, अगर कोई है तो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसे हम, ठीक है, ऐड बैक कर देंगे, मतलब उसे भी बांट देंगे एक्चुअली इन द रेशियो ऑफ देयर अमाउंट एज कैलकुलेटेड इन द अबव स्टेप। ठीक है, देन इनिशियली रिकॉग्नाइज फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपोनेंट इक्विपमेंट आफ्टर डिडक्टिंग दिस ट्रांजेक्शन कॉस्ट। इसका एग्जांपल है, मैं दिखा देती हूँ आपको, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ए लिमिटेड ने इशू किया 10% डिबेंचर 1 लाख रुपीज का, इंटरेस्ट पेड एनुअली, इट इज कन्वर्टेबल एट द ऑप्शन ऑफ होल्डर एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इन इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी और विल बी रिडीम्ड एट पार। वो ऑप्शन होल्डर के पास है कि वो इसमें देगा, इसमें देगा। ठीक है, मार्केट इंटरेस्ट रेट ऑन सिमिलर नॉन कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट इज 12% फास्ट जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इसे फाइनेंशियल लायबिलिटी, जो फाइनेंस कंपोनेंट है, फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपोनेंट है, उसमें निकालोगे। ठीक है, तो हमारा क्या जा रहा है, सबसे पहली बात तो इंटरेस्ट तो हमें पेड करना ही है एनुअली, तो 10,000 10,000 10,000 3 सालों के लिए 10,000। ठीक है, और इसमें क्या है कि रिडीम्ड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में भी हो सकता है, वो भी ऑप्शन है होल्डर का, तो हमें ये देना, ये 1 लाख भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो हमने पीवी निकाला है मार्केट 12% से, तो पीवी निकाला तो हमें पता चला इसका फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपोनेंट कितना है, टोटल किया पीवी का तो 95,220। तो 1 लाख में से 95,220 माइनस किया तो कितना आ गया आपका, इक्विटी कंपोनेंट आ गया। ठीक है, 4780 का। फिर क्या किया हमने, मोडाइजेशन टेबल बनाई, कैलकुलेशन इंटरेस्ट कंपोनेंट फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपोनेंट। ठीक है,
लेकिन हमने ये किया तो हमने क्या एंट्री पास करी गाइस, हमने करा फर्स्ट ईयर में बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स टू 10% डिबेंचर्स, फाइनेंशियल लायबिलिटी का 95,220 और इक्विटी का आपका 47,000। ठीक है, 4780। तो ये हो गया। ठीक है। अब उसके बाद क्या, उसके बाद इसकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो दी नहीं हुई है। अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट दी होती तो हम उसकी एंट्री पास कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इसको सिंपलीफाई करने के लिए ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अब क्या होगा, हमारी अमोर्टाइजेशन टेबल बनेगी तो उसमें ओपनिंग बैलेंस, ईयर ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन और फिर उसका एक्चुअल पेमेंट और फिर क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे 95,220 पर 12% के इंटरेस्ट से, एक्चुअल पेमेंट 10,000, ऐसे क्लोजिंग बैलेंस निकलते रहेंगे। ठीक है, और एंट्री क्या बनती जाएगी, हम लोग अनवाइंड करेंगे तो फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपोनेंट को बढ़ाते जाएंगे। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट टू फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपोनेंट, फिर फाइनेंशियल लायबिलिटी मतलब 10% डिबेंचर्स डेबिट टू बैंक। देखिए सेकंड ईयर में भी ये हो रहा है। ठीक है, थर्ड ईयर में भी हो रहे हैं। अब दो ऑप्शन में सेटलमेंट होगा, या तो कैश में रिडीम करेगा होल्डर, या फिर इक्विटी शेयर में। अगर कैश में करता है तो क्या होगा, हमें हम कैश में हमें पे करना पड़ेगा, तो हम डिबेंचर टू कैश कर देंगे। ठीक है, और जो भी इक्विटी का पार्ट है वो हम रिटेन अर्निंग में ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा क्लोज हो गया वो। अगर इक्विटी शेयर्स में करता है तो क्या करेंगे, 10% डिबेंचर्स या फाइनेंशियल लायबिलिटी और 10% डिबेंचर इक्विटी टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के थ्रू अब आप कोशिश करोगे स्टेप 1 की तो आपको समझ में आ जाएगी कैसे हो रहा है। ठीक है, तो लोकेशन ऑफ टोटल प्रोसीड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ टू फॉलोइंग टू कंपोनेंट, ये ऐसे ही बांटा था हमने। ठीक है, फिर अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट अगर कोई होती है सीएफआई में तो उसको भी हम बांटेंगे उनके प्रोपोर्शनेट में। ठीक है, जैसे कि हमने उसमें बांटा है उसकी भी फेयर वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अगर स्टार्टिंग में है तो हम उसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ऐड कर देंगे। फाइनेंशियली रिकॉग्नाइज द फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपोनेंट इंक्लूडिंग आफ्टर डिडक्टिंग सच कॉस्ट। फाइनेंशियल लायबिलिटी तो डेफिनेटली उसमें से काट लेंगे, सॉरी उसमें बढ़ा देंगे, इक्विटी कंपोनेंट दोनों में उसके रेशियोज में बांटेंगे जो भी निकल के आई है। ठीक है, मान लीजिए 95,220 निकल के आई है एंड 4,780 नीचे वाले एग्जाम्पल में आप देखोगे जैसे कि, तो नीचे वाले एग्जाम्पल में हम देखेंगे भाई कि, एक मिनट, आपके निकल के आई है ना दोनों कंपोनेंट की, तो इस रेशियो में हम बांट देंगे ट्रांजेक्शन कॉस्ट को, इस रेशियो में हम लोग उसमें ऐड कर देंगे बेसिकली, सॉरी रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो जनरल एंट्री इनिशियल रिकॉग्निशन बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू डिबेंचर टोटल प्रोसीड। ठीक है, फाइनेंशियल कंपोनेंट नेट ऑफ ट्रांजेक्शन और इक्विटी कंपोनेंट ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपोनेंट जो होगी वो मेजर की जाएगी आपके अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड पे, जो टेबल बनेगी और इन बैलेंस शीट डेट प्रिपेयर अमोर्टाइजेशन टेबल। इक्विटी कंपोनेंट इनिशियल इकोनॉमिक वैल्यू पे की जाएगी। मैच्योरिटी डेट में या तो वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा तो ये एंट्री होगी, अगर वो रिडीम होगा कैश में ये एंट्री होगी, जो कि हमने देख रखी है ऑलरेडी। ठीक है, और मंगाए चलते हैं गाइस। नोट है इसमें, अगर अर्ली रिडम्पशन या रीपर्चेज होता है इक्विपमेंट बिफोर मैच्योरिटी इन कैश। अगर मान लीजिए कि मैंने सोचा कि 3 साल तक नहीं चलाना, ठीक है, मेरे को अर्ली रिडम्पशन कर देना, बेच देना है इसको, तो हम क्या करेंगे उस केस में कि कैलकुलेट करेंगे कैरिंग अमाउंट को, फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपोनेंट को अमोर्टाइजेशन टेबल से यूज करके इक्विटी। ठीक है, अर्ली रिडम्पशन केस में कि क्या वैल्यू आ रही है। फिर क्या करेंगे, कंसिडरेशन पेड ऑन अर्ली रिडम्पशन फॉर बोथ फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड इक्विटी कंपोनेंट, जो भी अर्ली रिडम्पशन हुए हैं कितना कंसिडरेशन हमें पे करना पड़ा उसकी वजह से। ठीक है, फाइनल कंसिडरेशन पेड फॉर फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपोनेंट इक्विटी सेपरेटली एट फॉलोज। ठीक है, अगर हमने फाइनेंशियल लायबिलिटी के लिए किया है तो क्या होगा, पीवी ऑफ रिमेनिंग फ्यूचर कैश फ्लोज ऑन अर्ली रिडम्पशन प्री परचेज डेट डिस्काउंटेड यूजिंग मार्केट इन्वेस्टमेंट सिमिलर इंस्ट्रूमेंट अर्ली रिडम्पशन परचेज डेट। मान लीजिए फाइनेंशियल लायबिलिटी में हम लोगों को 1 साल बाद, मान लीजिए इसको, मान लीजिए ये सेकेंड ईयर में मैंने रिडीम कर लिया, अर्ली रिडम्पशन हो गया, है ना। अब मैं क्या करूंगी, अर्ली रिडम्पशन हो गया सेकेंड ईयर में ही, है ना, तो मेरा क्या क्या जाएगा, मैं सेकेंड ईयर में निकालूंगी कि सेकेंड ईयर का एंड चल रहा है। ठीक है, अब सेकेंड ईयर में मैं देखूंगी भाई कि मेरे को 10,000 रुपये, ठीक है, मेरे को 10,000 रुपये जा रहा है मेरा, और मेरा जा रहा है 1 लाख रुपए फाइनेंशियल लायबिलिटी के केस में, तो 1,10,000 जा रहा है थर्ड ईयर में, तो ये पॉजिटिव, तो मैं इसका पीवी निकालूंगी। तो मेरा जो भी पीवी निकल के आएगा, ठीक है, वो, और क्योंकि मुझे मना कंसेशन मुझे कितना पे करना है, ठीक है, तो जितना भी मुझे कंसेशन पे करना है उसमें से मैं माइनस कर लूंगी, तो वो इक्विटी कंपोनेंट होगा। तो ऐसे करके हमारा
क्या हो जाएगा, एंट्री बन जाएगी। बल्कि ये एंट्री तो पहले से ही हो चुकी है ना। जैसे कि इसमें बताया देखो। ठीक है, मुझे टोटल कंसेशन कितना पे करना पड़ा है। ठीक है, मैं डेफिनेटली आगे का पे तो करूंगी, कंसेशन में पेड फॉर फाइनेंशियल लायबिलिटी, ऐसे निकलेगा ना। हम्म। कि मैंने ऑलरेडी ऊपर का तो पे कर दिया अमाउंट है ना, तो मैं इंटरेस्ट तो पे करूंगी नहीं किसी को। तो क्या करेंगे, 10% डिबेंचर्स और जो भी 10% आ रहा है इक्विटी, ठीक है, हम उसे रिवाइज कर देंगे इसकी वैल्यू को। ठीक है, 1 लाख तो नहीं होगा ये, खैर। ठीक है, जनरल एंट्री फॉर सेटलमेंट की बताई हुई है, फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपोनेंट डिबेंचर्स पीएनडल टू बैंक टू पीएनडल। ठीक है, हम डिबेंचर्स मतलब जन सेटलमेंट की कर देंगे, डिबेंचर्स डेबिट टू बैंक कर देंगे। ठीक है, अर्ली रिडम्पशन में जो भी कैरिंग अमाउंट आ रही है वो कर देंगे, टू बैंक कर देंगे। सेटलमेंट फॉर इक्विटी कंपोनेंट, इक्विटी कंपनी को रिटेन अर्निंग से एडजस्ट कर देंगे। डिबेंचर कैरिंग अमाउंट अर्ली रिडम्पशन डेबिट टू बैंक कर देंगे। ठीक है। मोडिफिकेशन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, अब मोडिफिकेशन होता है फाइनेंशियल एसेट्स में। तो अगर फाइनेंशियल एसेट्स में पीरियड चेंज हो रहा है, कैरिंग अमाउंट चेंज हो रही है, कुछ भी चेंज हो सकता है। ठीक है, दो चीज़ें चेंज हो सकती है, तो कूपन रेट चेंज हो जाएगी या टर्म्स चेंज हो जाएंगे, मतलब पीरियड। ठीक है, अमाउंट चेंज हो जाएगा। तो हम कैरिंग अमाउंट डालेंगे फाइनेंशियल एसेट्स की मोडिफिकेशन डेट पे कि क्या है। ठीक है, फिर कैलकुलेट रिवाइज अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स बाय डिस्काउंटिंग द रिवाइज रिमेनिंग फ्यूचर कैश फ्लोज यूजिंग ओरिजिनली आया। ठीक है, फिर हम रिवाइज वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, रिवाइज रिमेनिंग फ्यूचर कैश फ्लोज को ओरिजिनल ईआईए यूज करके। फिर डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट इन सेकंड एंड विल बी रिकॉर्ड इन पी&एल एज गेन और लॉस ड्यू टू मॉडिफिकेशन, जनरल एंट्री मॉडिफिकेशन की अमाउंट ऑफ फिक्स एसेट्स इंक्रीज ड्यू टू मॉडिफिकेशंस। ठीक है, अगर मान लें कि अमाउंट ऑफ एसेट्स हमारी फाइनेंशियल एसेट जो है वो बढ़ रही है उसकी वजह से, तो टू पी&एल से बढ़ जाएगी, और मान लें कम हो रही है तो उससे घट जाएगी। ठीक है, देयर इज अ स्पेशल रिलेशन बिटवीन, अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है तो डिफरेंस जो होगा वो प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट में चला जाएगा। ठीक है, विल बी रिकॉर्ड स्पेशल ऑनलाइन इफ ऑन लोन गिवन द अदर पार्टी प्रीपे इंस्टॉलमेंट, देन इट विल बी कंसिडर मॉडिफिकेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई दूसरी पार्टी है वो प्रीपे कर रही है इंस्टॉलमेंट को, तो उस केस में आपको मॉडिफिकेशन फाइनेंशियल एसेट्स में गिनाएगा। चलेंटी फॉर मॉडिफिकेशन विल बी एज फॉलो, बैंक अकाउंट डेबिट, हमें पैसा आया। ठीक है, टू फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, फाइनेंशियल एसेट सेल करी और पैसा आ गया। ठीक है, मतलब डेफिनेटली। ठीक है, हम उसे प्रीपे अमाउंट मानेंगे ना, क्योंकि अल्टीमेटली हम फाइनेंशियल एसेट्स को सेल कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल को सेल करेंगे तो बैंक। ठीक है, क्योंकि दूसरी पार्टी ने प्रीपे कर दिया ना, हम लोग को पहले से ही प्रीपे कर दिया, तो मोडिफिकेशन हो गया ना। हमारी तो बात हुई 3 साल पे बाद पे करेगा, लेकिन उस पार्टी ने, मैं जो जिसको मैंने लोन दिया था उसे पहले से ही पे कर दिया है ना। तो अगर वो एम्प्लॉई था हमारा, तो फिर वहां पे प्रीपेड अकाउंट आ जाएगा पी&एल की जगह। ठीक है, मॉडिफिकेशन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी, डी रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी। अभी डी रिकग्निशन की बात हो रही है। ठीक है, ऊपर भी एक तरह से क्या हो रहा है, डी रिकग्निशन हो रहा है। ठीक है, स्टेप टू बी फॉलो टू सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, कैलकुलेट मॉडिफिकेशन एज अ परसेंट, ये दिया हुआ है हम लोगों को कि कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये है पीवी ऑफ रिवाइज रिमेनिंग फ्यूचर कैश फ्लो मॉडिफिकेशन डेट यूजिंग ओरिजिनल ईआईआर प्लस फीस पेड ऑन मॉडिफिकेशंस माइनस कैरिंग अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑन मॉडिफिकेशन डेट डिवाइड बाय कैरिंग अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी मॉडिफिकेशन डेट इनटू 100। ठीक है, तो ये पूरा दिया हुआ है। मान लीजिए पीवी जो थी 94,000 थी, फीस पेड मेरी, ठीक है, 200 रुपये थी, तो 94,200। कैरिंग अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑफ मॉडिफिकेशन डेट, जो कैरिंग वैल्यू निकल के आई है वो मेरी निकल के आई है 90,000 रुपये, तो 4,000 रुपये हो गए। 4,000 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 94,000 जो भी निकल के आया है, तो मेरा परसेंट आ जाएगा। ठीक है, अगर मॉडिफिकेशन से इतना इम्पैक्ट पड़ा है कि 10% और मोर है, ठीक है, तो हम लोग फिर एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग अप्लाई करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, अपनी एग्जिस्टिंग लाइफ को डी रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, और नई लाइफ फाइनेंशियल लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज करेंगे, रिकॉग्नाइज न्यू फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑफ द रिवाइज रिमेनिंग फ्यूचर कैश फ्लोज। ठीक है, और मॉडिफिकेशन डेट डिस्काउंटेड यूजिंग मार्केट इंटरेस्ट एंड मॉडिफिकेशन डेट। ठीक है, इनका जो भी हुआ है वो हम बैंक के थ्रू रिकॉग्नाइज करेंगे, और डिफरेंस इन ऑल थ्री आइटम इन जर्नल एंट्री विल बी गेन और लॉस ड्यू टू मॉडिफिकेशन पी एंड एल में रिकॉग्नाइज कर देंगे। ठीक है, इसमें ये भी लिखा, अरे सॉरी,
इसमें ये भी लिखा हुआ है, इफ द मार्केट इंटरेस्ट रेट्स ऑन मॉडिफिकेशन डेट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन एज्यूम न्यू इंटरेस्ट रेट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज मार्केट इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है। अब अप्लाई करोगे मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग को, पे फीस इनकम मॉडिफिकेशन बाय डेबिटिंग फाइनेंशियल लायबिलिटी टू बैंक। ठीक है। आप क्या करोगे, पे करोगे फीस, अगर लेस देन 10% है तो आप मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग यूज करोगे। ठीक है। मॉडिफिकेशन हुआ है तो मॉडिफिकेशन केस में कुछ फीस तो पे करनी पड़ेगी ना। इंस्ट्रूमेंट मतलब एग्रीमेंट वगैरह चेंज होंगे तो भाई उसके लिए तो पैसा तो देना ही पड़ेगा ना। तो वो जो होगी उसकी एंट्री होगी फाइनेंशियल एबिलिटी टू बैंक। देन आप कैलकुलेट करोगे न्यू आई आर मॉडिफिकेशन डेट पर एटलीस्ट प्रीवियस पीवी ऑफ ऑल रिवाइज रिमेनिंग फ्यूचर कैश फ्लोज बिकम इक्वल टू कैरिंग अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी आफ्टर पेमेंट और मॉडिफिकेशन फीस मॉडिफिकेशन नीड जो उसके बराबर आ जाए। फिर अमोडेशन टेबल बनाओगे और उसी को रिकॉर्ड करोगे। जनरल एंट्री एक्सटेंशन फाइनेंशियल लायबिलिटी खत्म हो रही है और नई नई फाइनेंशियल लायबिलिटी बन रही है। जो भी खर्चा हुआ टू बैंक। ठीक है। और कुछ भी अगर डिफरेंस बचा तो वो पीएनएल में चला जाएगा। अभी डेट टू इक्विटी स्वैप। ठीक है। डेट टू इक्विटी स्वैप में क्या होता है कि मान लीजिए कि मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, मेरी मैच्योरिटी आने वाली है। ठीक है। मैंने लोन लिया है किसी कंपनी से, मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो मैं कहूँगी आप मेरी, मैं कंपनी हूँ और ठीक है आप मेरी कंपनी के इक्विटी शेयर्स ले लीजिए। मैं आपके डेट को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दूंगी। आप मेरे डेट मेरे इक्विटी शेयर लेते जो भी इक्विटी शेयर्स होगी कभी भी आपको अपने में बेच लेना। ठीक है। तो इफ एंटिटी एच टू सेटल इस फाइनेंशियल लायबिलिटी बाय इशूइंग इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, वो सेटल कर रही है फाइनेंशियल लायबिलिटी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बेच, मतलब इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू करके, तो इन दिस की अकाउंटिंग विल बी डन एज फॉलो। जी रिकॉग्नाइज करोगे तो जो भी आपकी मान लीजिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है, ठीक है, फाइनेंशियल लायबिलिटी को क्या करोगे, क्रेडिट हो रही होगी तो डेबिट हो जाएगी और टू इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे। ठीक है। और जो भी डिफरेंस आएगा वो पीएनएल में रिकॉग्नाइज हो जाएगा। डीरेकग्नाइज कैरिंग अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी सेटल बाय इशूइंग इक्विटी शेयर, देखिए ये वाली एंट्री है आपकी। ठीक है। अब फिर क्या करोगे, रिकॉग्नाइज करोगे इंस्ट्रूमेंट इशूड फेयर वैल्यू, तो फेयर वैल्यू कहाँ से आएगी, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एंटिटी। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि भाई तुम्हें 10% स्टेक दे देंगे अपनी इक्विटी शेयर्स में से, तो जो भी आपके नेट इक्विटी शेयर्स में 10% हिस्सेदारी देंगे, इसका मतलब क्या है, स्टेक में से कि सारे जो नेट एसेट्स होंगे उसका जो 10% पार्ट होगा आपका हकदार, आप हकदारी होंगे उसकी, आपका राइट है। ठीक है। उनमें तो ये है, ऐसे निकलेगा। फिर डिफरेंस जो भी आएगा वो आपका पी एंड एल में चला जाएगा। ठीक है। डेट टू डेट फॉर इक्विटी स्वैप में। ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम आते हैं डी रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है। अकाउंटिंग फॉर डी फाइनेंशियल इन द फॉलोइंग स्पेसिफिक केस। ठीक है। ये तो लाइबिलिटी की बात चल रही थी सबसे। देखो अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये किसकी बात चल रही थी, लाइबिलिटी की बात चल रही थी। ठीक है। लाइबिलिटी लाइबिलिटी। ठीक है। ये तो फाइनेंशियल एसेट्स की बात थी बट मोडिफिकेशन के केस में लाइबिलिटी की बात चल रही थी। ठीक है। अब मोडिफिकेशन किस में होने जा रहा है, डी रिकग्निशन फाइनेंशियल एसेट्स का। तो इसमें कैसे है फाइनेंशियल एसेट्स की आपकी अकाउंटिंग होगी। ठीक है। सिक्योराइजेशन लोन। मान लीजिए मैं एक बैंक हूँ। ठीक है। मैंने किसी को लोन दिया और वो भी किसके अगेंस्ट दिया मैंने, सिक्योरिटी किसके अगेंस्ट, मतलब जो पेपर है सिक्योरिटी के पेपर है, मान लीजिए प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। ठीक है। प्रॉपर्टी के पेपर्स है और बिल्डिंग के इंश्योरेंस है। तो प्रॉपर्टी के पेपर के लोन दिया। ठीक है। अब मैंने लोन दे दिया, मुझे पैसों की ज़रूरत है बैंक को, मैं एज अ बैंक मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो मैंने क्या किया कि एक एसपीवी मॉडल, मतलब एक एसपीवी होती है, स्पेशल पर्पज व्हीकल होता है, मैंने क्या किया वो पेपर्स उनको दे दिए गिरवी के, कि ये गिरवी रख के मैंने पैसा ले लिया उनसे। तो उसे ही कहते हैं सिक्योरिटाइजेशन ऑफ लोन कर दिया। ठीक है। तो इसमें क्या करिए, एनसीसी ने ट्रांसफर कर दिया राइट टू रिसीव कैश, क्या कर दिया, राइट टू रिसीव कैश फ्लोस। ठीक है। और सिक्योर ऑन टू एसपीवी। तो उस केस में कैसे ये चीज़ें सॉल्व होंगी। ठीक है। वो एंट्री कैसे करेगी बैंक अपने एक बुक्स में। ठीक है। तो यही देखने आए हम लोग, स्टेप टू बी फॉलो टू सॉल्व द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। कैलकुलेट द फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटाइज कंपोनेंट ट्रांसफर कंपोनेंट ऑफ लोन, फेयर वैल्यू ऑफ टोटल लोन। तो जो भी आपकी फेयर वैल्यू होगी उस कंपोनेंट की वो आ जाएगी, फेयर वैल्यू ऑफ टोटल लोन आ जाएगा, मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ था। ठीक है। तो इसमें आप क्या क्या रख रहे हैं, मतलब मैं किस किस चीज़ का, लो जो बैंक है ऐसा बैंक में किस किस चीज़ मेरे को क्या क्या चीज़ में हकदार हूँ। ठीक है। राइट। तो फेयर वैल्यू प्रिंसिपल रिटेल ले लेंगे। फेयर वैल्यू की मैं कह दूंगी कि आप 8 इंस्टॉलमेंट ले लेना, बाकी मेरे को। ठीक है। दो जो होंगी इंस्टॉलमेंट वो मेरी होंगी, मान लीजिए 10 इंस्टॉलमेंट टोटल उसको पे करनी थी सामने वाले बंदे को। ठीक है।
मैंने कह दिया कि उस जो भी एसपीवी वाला था उससे कह दिया कि 8 इंस्टॉलमेंट आप रख लेना, ठीक है, और बाकी मैं। तो ये वही है। कैसे निकालेंगे वो सिक्योरिटाइज अमाउंट? तो फेयर वैल्यू प्रिंसिपलिटी जो जितना मैं बैंक एज अ बैंक रख रही हूँ, इंटरेस्ट रिसीव जितना मैं एज अ बैंक रख रही हूँ, ठीक है, फेयर वैल्यू सर्विस फीस टू कलेक्शन ऑफ अमाउंट सर्विस एसेट्स, ठीक है। अल्टीमेटली देखिए, आप एसपीवी हैं, ठीक है, वो बंदा आपको देगा, लेकिन डील तो मैं ही करूंगी आपको पैसा दिलवाने के लिए, एज अ बैंक डील तो मैं ही कर रही हूँ, तो मैंने उससे सर्विस फीस मांग ली सिक्योरिटी वाले एसपीवी से कि भाई ये तो मैं ही रखूंगी, तो ये मैंने कर दिया। जब ये माइनस किया तो क्या आ गया, फेयर वैल्यू सिक्योरिटीज कॉम्पोनेंट ऑफ लोन अमाउंट, ठीक है। तो लोकेटिंग कैरिंग वैल्यू ऑफ अमाउंट टू ईच कॉम्पोनेंट द रेशियो ऑफ देयर फेयर वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कैरिंग वैल्यू कैसे निकलेगी सबकी? कैरिंग अमाउंट ऐसे निकलेगा, कैरिंग अमाउंट टोटल लोन, टोटल लोन मान लीजिए 1 लाख है, तो मल्टीप्लाई फेयर वैल्यू सिक्योरिटीज अमाउंट, सिक्योरिटीज अमाउंट जो भी निकल के आया डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू ऑफ टोटल लोन, ठीक है। टोटल लोन की फेयर वैल्यू निकलेगी कैसे? मार्केट इंटरेस्ट रेट दिया होगा, ठीक है, टोटल लोन का आउटफ्लो कितना बन रहा है अपकमिंग ईयर्स में, ठीक है, तो उसको पीवी पे लेकर आओगे तो फेयर वैल्यू निकल जाएगी, सिंपल। ऐसे इंटरेस्ट जितनी भी इंटरेस्ट आप रख रहे हो उसको भी मार्केट के इंटरेस्ट से ऐसे पीवी कर दो, फेयर वैल्यू पे ले आओ, वो सब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके रेशियो निकल जाएंगे और उसका कैरिंग अमाउंट ऑफ टोटल लोन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कैरिंग अमाउंट आ जाएंगे, ठीक है। ये गाइस, फिर जनरल एंट्री फॉर सिक्योरिटाइजेशन लोन फॉर डी रिकग्निशन सिक्योरिटाइज लोन, अब डी रिकग्नाइज हो रहा है तो लोन को क्रेडिट करेंगे, ठीक है, सिक्योरिटाइज लोन को क्रेडिट। बैंक अकाउंट कंसिडरेशन रिसीव क्योंकि एसपीवी से रिसीव हुआ है, टू लोन अकाउंट फाइनेंशियल एसेट्स डी रिकग्नाइज हो गया पूरा जो लोन था, ठीक है। फिर रिकग्नाइज करेंगे रिटेन पोर्शन ऑफ कैसे जो जो रख रहे हैं, प्रिंसिपल स्ट्रिप रख रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीव रख रहे हैं, रिसीवेबल सर्विस एसेट्स रख रहे हैं, और फिर टोल लोन रख रहे हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। लोन हमारा एसेट्स था ना, तो डेबिट होता था, अब क्रेडिट कर रहे हो उसे तो डी रिकग्नाइज ही तो कर रहे हैं, है ना। फैक्टरिंग ऑफ डेटर्स, अब दूसरा कंसेप्ट आता है फैक्टरिंग करने का डेटर्स। मुझे मालूम है कि डेटर, मुझे पैसों की अभी ज़रूरत है, मेरे पास डेटर्स खड़े हुए हैं, ठीक है, मुझे पैसों की अभी ज़रूरत है, मेरे पास डेटर्स खड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास डेटर्स में बेच दूंगी, किसको बेचूंगी, फैक्टरिंग वालों को, ठीक है। तो उसे और उनसे पैसे ले लूंगी। तो इसमें क्या होता है, रिकॉग्नाइज कैश और बैंक टू फॉर्गनाइजेशन रिसीव फ्रॉम फैक्टरिंग कंपनी, ठीक है। डी रिकॉग्नाइजेबल जो भी डेटर्स थे वो डेबिट हो रहे थे, जनरली डेबिट होता है बैलेंस, तो क्रेडिट हो जाएगा, डेटर डी रिकॉग्नाइज हो जाएंगे कैरिंग अमाउंट से, ठीक है। रिकॉग्नाइज कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट एसेट्स लोअर ऑफ अमाउंट ऑफ सिविल गारंटी अमाउंट टू बी रिम्बर्स इन द कंपनी, सिर्फ ऐसी लॉस, ठीक है। ये सब एनी लॉस, अगर कोई भी लॉस होता है तो वो जो कंपनी है, जो फैक्टरिंग कंपनी, वो मुझे देगी। क्यों? क्योंकि मेरा कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पर। देखिए ये वाली एंट्री होगी अल्टीमेटली। ठीक है, आपका रिसीवेबल की ये वाली एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट एसेट्स लॉस ऑन टी रिकॉग्निशन टू रिसीवेबल, रिसीवेबल जो डेटर्स है वो टू हो जाएंगे डेफिनेटली, ठीक है। और एसोसिएटेड लायबिलिटी, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास 1 लाख का डेटर था, 1 लाख के डेटर्स में फैक्टरिंग वाले के पास गई, मैंने कहा 1 लाख का डेटर ले लो, 1 लाख दे दो, उसने कहा कि भैया 1 लाख पूरा तो मिलने नहीं वाला है, ठीक है, हम आपको 1 लाख पूरा तो देंगे नहीं, ठीक है। अब 10,000 रुपये की गारंटी लो कि 10,000 रुपये, कल को 10,000 रुपये उसने नहीं दिए तो आप दोगे, तो हम अब आपको 90,000 रुपये देंगे। तो बैंक अकाउंट में कितना जाएगा, 90,000 रुपये, ठीक है। रिसीवेबल में कितना आ जाएगा, 1 लाख, ठीक है। एसोसिएट लाइबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, कंटिन्यू इन्वॉल्वमेंट एसेट्स, ठीक है। और ठीक है, अब अब क्योंकि मुझे कल को ये 10,000 रुपये डेटर नहीं देता तो मुझे देने पड़ेंगे, इसलिए एसोसिएट लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए 10,000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा, और कंटिन्यू इन्वॉल्वमेंट ऐसे 10,000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, ये होगा एट द लोड ऑफ अमाउंट रिसीवेबल और गारंटी अमाउंट टू बी रिमर्स फॉर फैक्टरिंग कंपनी इन केस ऑफ, अगर कोई लॉस होता है तो 10,000 तो हम कम से कम उसको रिमर्स कर देंगे, ठीक है। 10,000 रुपये आगे गारंटी अमाउंट टू बी रिमर्स टू फैक्टरिंग कंपनी इन केस ऑफ एनी लॉस, ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ गारंटी, ये 10,000 ही हो गया। डिफरेंस इन ऑल आइटम जनरल एंट्री विल बी गेन और लॉस डी रिकग्निशन इज टेकन पेड, पेड में चला जाएगा, ठीक है, जो भी है। अब फेयर वैल्यू ऑफ गारंटी में कंडीशन रिसीव फॉर गिविंग गारंटी टू फैक्टरिंग कंपनी, ठीक है। मैंने कहा कि भाई 10,000 रुपये नहीं दिए,
इसने कल को तो भाई पैसे तो हमें ही देने पड़ेंगे। तो लाइबिलिटी क्रिएट होगी गारंटी की। कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट, मेरा कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट रहेगा, मेरे बिना तो पूरा नहीं हो पाएगा, है ना। तो भाई इसके लिए कॉस्ट तो होगी ना, तो वो 1,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपये। अब आता है इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, इम्पेयरमेंट मतलब क्या होता है कि आपकी जो भी फाइनेंशियल एसेट्स है, मतलब अगर मान लो आपके डेटर्स है, उसमें एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, ठीक है, की बुकिंग करना, कि हमें कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस की, तो वो बुक करना, उसे कहते हैं इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। मुझे मालूम है कि मेरे डेटर से 1 लाख के डेटर से मुझे मालूम है कि इसमें ये लोग डिफॉल्ट कर सकते हैं 10,000 रुपये का। ठीक है, तो वो इम्पेयरमेंट कहलाएगा। तो लॉस अलाउंस फॉर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, लॉस अलाउंस फॉर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ऑन फाइनेंशियल एसेट्स। इट अप्लाई टू फाइनेंशियल एसेट्स मेजर्ड एट एसीएम और एफवीटीओ से है। वो सारी फाइनेंशियल एसेट्स जो कि आपके बोटेस कॉस्ट मेथड पे होती है, एफवीटीओ सी में होती है। ठीक है, तो आपकी जनरली यही आ जाएंगी एसीएम वाली। एफवीटीओ सी में तो बहुत ही कम चीज़ें जाती हैं। ठीक है, तो इसमें नहीं आएगी, जनरली इसी में आएगी। इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स रिकग्नाइज इन पी&एल एज फॉलोज। इम्पेयरमेंट, अगर क्रेडिट इज लो है देन 12 मंथ एक्सपेक्टेड लॉस इज रिकग्नाइज। अगर क्रेडिट इज लो है तो 12 मंथ का एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस देख लो कितना परसेंटेज डिफॉल्ट बनेगा। अगर क्रेडिट इज हाई है तो लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस रिकग्नाइज कर दो। ठीक है, कैलकुलेशन बताइए उन्होंने कैसे होगी। तो मेथड ऑफ कैलकुलेशन इम्पेयरमेंट लॉस फॉर सिंगल फाइनेंशियल एसेट्स, पीओडी अप्रोच, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। पीओडी मतलब ग्रॉस स्कैनिंग अमाउंट, मान लीजिए 1 लाख है, लॉस डिफॉल्ट है 2% का, मान लीजिए कि 2% हमें, मतलब ये डिफॉल्ट कर देगा 10%, मान लो 10% मतलब 10,000 अमाउंट का डिफॉल्ट कर देगा। डिफॉल्ट के चांसेस क्या है, चांसेस इसके 60% ही करिए गए। ठीक है, तो 6,000 रुपये हम लोग इम्पेयरमेंट लॉस मान लेंगे। फिर मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस फॉर पोर्टफोलियो फाइनेंशियल, अगर मान लीजिए कि मेरे पास 2,000 डेटर्स है ऐसी, तो भाई 2,000 डेटर्स का तो फिर ये टेबल बनेगी, है ना, प्रोविजनल मैट्रिक्स अप्रोच। ठीक है, तो करेंट 1 to 30, 31 to 30, इसमें कैटेगरी है, कैटेगरी से बात देंगे। करेंट मतलब जो ड्यू नहीं हुआ है, 1 to 30 मतलब जो ड्यू हो गए हैं और 30 डेज क्रॉस, 30 डेज अभी हैं उनको, 1 to 30 डेज। ठीक है, 31 डेज और 31 डेज को क्रॉस कर गए हैं, 60 डेज के अंदर अंदर है, उनका क्रॉस कैरिंग अमाउंट आ जाएगा। और ऐसी एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस हम कैलकुलेट कर देंगे डिफॉल्ट रेट से। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस बन जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी भी अगर होगी तो उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, डिफॉल्ट रेट कैसे निकलेगी, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और पीवी ऑफ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। ठीक है, जो भी आपका हिस्टोरिकल सैंपल डेटा है उसके बेसिस पर आपका पीवी निकल जाएगा, डिफॉल्ट रेट आ जाएगी, उस डिफॉल्ट रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इतना हुआ है। इन केस ऑफ फाइनेंशियल मेजर एफवीटी फेयर वैल्यू चेंज एंड ईच बैलेंस शीट डेट। ठीक है, कंटेन ईसीएल इम्पेयरमेंट पोर्शन ऑल्सो। तो फेयर वैल्यू में आपका इम्पेयरमेंट पोर्शन भी आएगा, हैज डिक्रीज इन फेयर वैल्यू टू द एक्सटेंट ऑफ इम्पेयरमेंट विल डिक्रीज। तो क्योंकि आपने पहले उसको एफवीटी मान लो जी, इक्विटी शेयर्स है, अब इक्विटी शेयर्स को आप लोग एफवीटीओसीआई में कर रहे थे। ठीक है, अब इक्विटी शेयर्स को आपने देखा कि यार इसमें तो लॉस के चांसेस हैं, है ना। तो बिकॉज आपके पता है कि इसमें लॉस का चांसेस हैं, मान लीजिए 100 रुपये था। ठीक है, अब 100 रुपये से आपके पता है कि यार आपकी वैल्यू इम्पेयरमेंट हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसा हिसाब किताब चल रहा है इसकी वजह से आपकी वैल्यू इम्पेयरमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे, उसे पीएनएल में रिकॉग्नाइज करोगे जो भी इम्पेयरमेंट की वजह से है, बाकी ओसीआई में चला जाएगा। ठीक है, तो ये होगा। अब आता है हमारा फाइनेंशियल गारंटी का अकाउंटिंग कैसे होगी। ठीक है, फाइनेंशियल गारंटी मतलब होता है जो आप किसी किसी के लिए देते हो कि बैंक को, कि अगर ये बंदे ने पेमेंट नहीं किया, अगर इस कंपनी ने पेमेंट नहीं किया कल को, तो हम कर देंगे। तो इट्स एग्रीमेंट इन विच एंटिटी प्रोवाइड्स गारंटी टू द लेंडर टू रीपे द डेट इफ बोरो डिफॉल्ट। ठीक है, अगर बोरो डिफॉल्ट करता है तो गारंटी दे रहे हैं लेंडर को कि हम पे करेंगे, चिंता मत करो। सो ड्यू टू फाइनेंशियल गारंटी बाय द एंटिटी, लेंडर एग्री टू प्रोवाइड द लोन टू बोरोवर एंड नॉर्मल इंटरेस्ट रेट इंस्टेड ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो ये है स्टेप्स टू सॉल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इसका क्वेश्चन भी दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है गाइस, ये लिमिटेड ने लोन लिया है 1 लाख का 3 साल के लिए, इंटरेस्ट रेट 8% है, सिंस लोन इज गारंटीड बाय बी लिमिटेड। ठीक है, अदरवाइज इंटरेस्ट रेट विदाउट गारंटी फॉर ए लिमिटेड विल बी 11%। इंटरेस्ट टू बी पेबल एनुअली एंड प्रिंसिपल ऑफ 1 लाख एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। पार जनरल एंट्री पीओडी बाय ए लिमिटेड इज 2% एट दैट ऑफ फर्स्ट ईयर एंड 6% एट दैट ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है,
उसने लोन लिया है 3 साल का। ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप फेयर वैल्यू निकालोगे इस लोन की कितनी है। तो पहले तो ये देखेंगे भाई कि अगर फेयर वैल्यू लोन की कितनी है, मतलब अगर हम मान लो मेरे आउटफ्लोज कितने हैं 3 साल के लिए, तो 8% है, तो 8,000 8,000 8,000। ठीक है। मतलब गारंटी, इसमें फाइनेंशियल गारंटी की फेयर वैल्यू निकाल रहे हैं, है ना। अब देखो स्टेप वन में एंटिटी शेल इनिशियली करना है फाइनेंशियल गारंटी एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट सेविंग टू बोरोर ओवर द पीरियड डिस्काउंटेड यूजिंग इंटरेस्ट रेट विदाउट गारंटी। ठीक है। तो हम इंटरेस्ट इंटरेस्ट सेव निकालेंगे कितना हो रहा है इस फाइनेंशियल गारंटी को देने की वजह से। वही तो वैल्यू होगी फाइनेंशियल गारंटी की। तो 8% पे इसे दे रहा है। ठीक है। और अगर मार्केट से उठाता तो 11% पे उठाता, है ना। तो 11% पे निकालो, 11,000 11, तो कितनी की सेविंग हो रही है, 3,000 रुपये की। तो इंटरेस्ट सेविंग हो रही है 3,000 की। पीवी पीवी कितने किस किस रेट पे करेंगे, 11% में करेंगे। मार्केट में 11 रेट है, तभी तो फेयर वैल्यू निकल के आएगी। तो 11% में 7,332 की फाइनेंशियल गारंटी की वैल्यू हो गई। ठीक है। तो हम लोग इसकी एंट्री क्या करेंगे, फाइनेंशियल गारंटी एक लायबिलिटी है तो 2 कर देंगे फाइनेंशियल गारंटी। डेबिट क्या करेंगे, जनरली ये सब्सिडी और पेरेंट के केस में होता है। तो मान लीजिए पेरेंट ने फाइनेंशियल गारंटी दी है, पेरेंट अपनी बुक्स में देख रही है। तो पेरेंट अगर अपनी बुक्स में देख रही है तो भाई पेरेंट ने क्या किया है, एक इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है। पेरेंट ये तो नहीं कहेगी कि चलो मैंने कुछ प्रीपेड किया है, कुछ किया है। नहीं, पेरेंट कहेगी भाई मैंने इन्वेस्टमेंट किया है अपनी पेरेंट अपनी सब्सिडी पे, इट्स लाइक माई चाइल्ड, मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो इन्वेस्टमेंट में डाल देगी, तो इन्वेस्टमेंट सब्सिडी हो जाएगा। फिर इसका मोटाइजेशन होगा। ठीक है। ये टेबल भी बन गई हमारी, यही है सब कुछ। ठीक है। हम लोगों को फिर फाइनेंशियल गारंटी फेयर वैल्यू पे दिखानी पड़ेगी, क्योंकि फाइनेंशियल लायबिलिटी मेजर है, एफबीटीपीएल है। ठीक है। तो फाइनेंशियल हमने पढ़ा था एफबीटीपीएल में दो चीज़ें आती हैं, एक तो डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं जो कि हमारे, ठीक है। एक तो डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आता है, एक इक्विटी आ जाती है। ठीक है। फिर एक फाइनेंशियल गारंटी आ जाती है, और एक है आपका इक्विटी फेयर वैल्यू एफबीटीपीएल पे, है ना, एक डेरिवेटिव आ जाते हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनेंशियल ईच ईयर इज हायर ऑफ पीवी ऑफ रिमेनिंग फ्यूचर टैक्स सेविंग इंटरेस्ट सेविंग टू बोरोवर्स रेस्पेक्टिव ड्यू टू डिफॉल्ट बोरोवर्स। ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस तो हम देख लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट ईयर में आ गए। फर्स्ट ईयर में हमने देखा भाई कि फर्स्ट ईयर में इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट क्या है, तो 1 लाख का 2% निकाल लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट क्या है, 2% है। 1 लाख का 2% निकाल लिया, 2,000 रुपये। ठीक है। और हमने देखा कि हमारा आउटफ्लो कितना जा रहा है फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में हमारा आउटफ्लो जा रहा है 3,000 3,000। फाइनेंशियल गारंटी की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में फेयर वैल्यू निकालने वाले हैं। तो 3,000 3,000 की फेयर वैल्यू क्या होगी, 3,000 3,000 का दिखाइए, देखिए हमने किया उसको। और हमारी फेयर वैल्यू 5,139, तो इसका जितना भी दोनों में से जो भी हायर, 2,000 या 5,139, तो 5,139 को हम लोग क्या करेंगे, रिकग्नाइज कर देंगे, है ना। है ना। तो हम क्या हुआ, डिक्रीज हो गई आपकी फेयर वैल्यू में। तो अब डिक्रीज हो गया तो फाइनेंशियल गारंटी क्या होगी, मेरी डिक्रीज हो गई। तो हम फाइनेंशियल लायबिलिटी को क्या करेंगे, पीएनएल से रिकॉग्नाइज कर देंगे। फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट कर देंगे टू पीएनएल कर देंगे। ठीक है। 2,193 से ऐसे हम लोग सेकंड ईयर में निकालेंगे। सेकंड ईयर में जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे गाइस, हम लोग देखेंगे कितनी इंटरेस्ट सेविंग होंगी फर्स्ट ईयर, मतलब बस थर्ड ईयर में हमारी। ठीक है। 3,000 मल्टीप्लाई ये 2,703। ठीक है। लेकिन हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट क्या है, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस देखते हैं क्वेश्चन में, हमारी है 6%। ठीक है। तो 6% पे हम लोग क्या कर देंगे, 6,000। तो इन दोनों में से हायर कौन है, 6,000, तो 6,000 आ गया। तो इंक्रीज इन द फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल गारंटी है द सेकंड ईयर, सेकंड ईयर में क्या इंक्रीज है, तो ये हायर है 6,000। और हमने कितना किया होता, फेयर वैल्यू कितनी थी हमारी, फेयर वैल्यू थी हमारी 5,139, तो 5,139 6,000 माइनस 5,139, तो फाइनेंशियल गारंटी मेरी बढ़ जाएगी। तो हम क्या होगा, पीएनएल डेबिट टू फाइनेंशियल गारंटी कर देंगे 861 रुपीज़ से। ठीक है। थर्ड ईयर में अगर बोरो डिफॉल्ट नहीं करता तो अच्छी बात है भाई, नहीं किया तो हमारी तरफ से फाइनेंशियल गारंटी जो है पीएनएल में रिकॉग्नाइज हो जाएगी, क्योंकि पीएनएल से ही हम चार्ज कर रहे थे, रिवर्स हो जाएगा ये 6,000 से। अगर बोरो डिफॉल्ट करता है, पेमेंट पेमेंट एंड बोरिंग फॉर एग्जाम्पल 10% डिफॉल्ट कर रहा है, तो 10,000 रुपये का डिफॉल्ट, तो फाइनेंशियल गारंटी डेबिट कर देंगे टू बैंक कर देंगे 10,000, बाकी जो बचा है बैलेंस वो पीएनएल में चला जाएगा। ठीक है। तो ये होगा गाइस। अब आता है मीनिंग अकाउंटिंग फॉर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट पे। ठीक है guys, ये अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।